Hello students, so good morning to all of you. So in the last lecture we have discussed about Freundlich adsorptions, isotherms and applications of adsorptions, यानी कि हमने Freundlich adsorptions, isotherms के बारे में पढ़ा था, जिसके अंदर हमने ग्राफ देखा था और x बाई m की वैल्यू को log के साथ पुट किया था। उसके बाद हमने किया था एप्लीकेशंस ऑफ एडजॉर्प्शंस, यानी कि जो चैप्टर हम एडजॉर्प्शंस यानी कि सरफेस केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं कि इसके अंदर हमारे पास इसके फ़ायदा क्या है, एप्लीकेशन इसकी कहाँ कहाँ थी, ड्रग्स में, एग्रीकल्चर में, हमारे जितने फिनोमिना थे लैब वर्क में, तो इसके हमने एप्लीकेशन देखी थी। अब हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक आता है जिसका नाम है कैटालिस्ट। कैटालिस्ट एक हमारे पास कोई भी, सबसे पहले आप इसको सब्सटेंस को समझिए कि कैटालिस्ट क्या है, किसकी वजह से हमें ये डालना पड़ता है किसी रिएक्शन में, क्यों हमें इसकी ज़रूरत पड़ती है। सो कैटालिस्ट का मतलब क्या है कि कोई भी वो सब्सटेंस कैटालिस्ट आपका हो सकता है जो किसी भी रिएक्शन को स्पीड अप कर दे। स्पीड अप करने से मतलब अगर आपकी रिएक्शन मान लो 2 दिन में हो रही है या 2 साल में हो रही है, लेकिन हम उसके अंदर कैटालिस्ट डाल देते हैं, अब उसकी जो प्रोसेस होगी रिएक्शन की स्पीड जो होगी, कैटालिटिक स्पीड जो होगी केमिकल कहता वो क्या हो जाएगी, उसकी चेंज हो जाएगी। चेंज होके कितनी होगी, वो फास्ट हो जाएगी। ठीक है, अगर कोई रिएक्शन आपकी 2 साल में होनी है तो क्या पता वो रिएक्शन आपकी 2 दिन में कंप्लीट हो जाए। अगर 2 दिन में हो रही है तो हो सकता है वो 2 घंटे में कंप्लीट हो जाए। तो यानी कि इसने क्या किया, कोई भी एक ऐसा सब्सटेंस रिएक्शन में डालने से जो रिएक्शन को स्पीड अप कर देगा, रिएक्शन को स्पीड अप कर देगा। ठीक है, इसके साथ साथ इसकी जो क्वालिटी है वो ये है, जैसा हमने ये रिएक्शन के अंदर डाला था, रिएक्टेंट भी था और साथ में कैटालिस्ट भी था। कैटालिस्ट क्या होगा, कैटालिस्ट इसको स्पीड अप करेगा, किसको, रिएक्टेंट को, और रिएक्टेंट कन्वर्ट हो जाएगा आपका प्रोडक्ट के अंदर। लेकिन जिस अमाउंट में, जिस स्टेट में मैंने कैटालिस्ट डाला हुआ था, सेम एज इट इज इन द एंड ऑफ रिएक्शन, जो कैटालिस्ट था वो आपका सेम एज इट इज बाहर निकल जाएगा। यानी कि रिएक्शन के अंदर हम लोग इसे बोल सकते हैं कि ये रिएक्शन में आपका कंज्यूम नहीं होगा। तो अब कैटालिस्ट को समझिए क्या था, देखिए स्टार्टिंग से। कैटालिस्ट हमारे पास टॉपिक है जो इसका मतलब है कि कोई भी सब्सटेंस दैट स्पीड अप द रिएक्शन बट इट इज नॉट कंज्यूम्ड ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ अ रिएक्शन, कि कोई भी वो सब्सटेंस जो आपकी रिएक्शन की स्पीड को इंक्रीज करेगा और रिएक्शन के अंदर वो कंज्यूम नहीं होगा। यानी कि रिएक्शन के अंदर वो सेम एज इट इज पड़ा रहेगा, रिएक्शन स्टार्ट होने से पहले भी, रिएक्शन स्टार्ट होने के बाद भी। यानी कि कोर्स ऑफ रिएक्शन, ड्यूरिंग ऑफ रिएक्शन, जितने टाइम पीरियड के अंदर वो रिएक्शन आपकी हुई है, उस चीज का उस कैटालिस्ट के ऊपर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ा है, जिसकी वजह से वो सेम हमें इन द एंड ऑफ रिएक्शन के अंदर मिल जाता है। सो इट मे बी सॉलिड, लिक्विड और गैसियस। अब कैटालिस्ट होगा क्या, कहता कैटालिस्ट आपका कोई भी सॉलिड हो सकता है, कोई भी लिक्विड हो सकता है, या फिर वो गैसियस फॉर्म के अंदर भी आपको अवेलेबल हो सकता है। अब सबसे पहले हम बात करते हैं सॉलिड कैटालिस्ट की, कि सॉलिड कैटालिस्ट क्या होता है। जो आपकी मेटल्स होती है, मोस्ट ऑफ मेटल्स एक्ट करती है एज ए कैटालिस्ट, या इन मेटल के जो ओर होते हैं, ओर का मतलब जिनसे हम मेटल को एक्सट्रैक्ट करते हैं, या कहता है इनके क्या हो सकते हैं, हैलाइड हो सकते हैं, या कहता है इनके और क्या हो सकते हैं, सल्फाइड हो सकते हैं। यानी कि अब सॉलिड कैटालिस्ट के अंदर मैं क्या कहूँगा कि पीरियोडिक टेबल में जितने हमारे पास मेटल्स है, या वो मेटल जहाँ से आई है यानी कि उनके और, या मेटल का जो आपका हैलाइड होगा, यानी कि जब उसकी हैलोजन फैमिली के साथ रिएक्शन होगी, या फिर जब उसकी क्या होगा, कोई भी हमारे पास सल्फाइड होगा। सो कहता ये हमारे पास क्या देंगे हमें, ये हमें देंगे कोई भी सॉलिड कैटालिस्ट, और उस सॉलिड कैटालिस्ट का हम यूज करेंगे किसी भी रिएक्शन के अंदर। ये होते हैं सॉलिड कैटालिस्ट। अब मैं बात करता हूँ, हमने यहाँ पे बात करी मेटल की। जैसा कि आप सबको पता है हमारे पास 3 टाइप की होते हैं। सबसे पहले हमारे पास मेटल होते हैं, फिर हमारे पास नॉन मेटल होते हैं, और फिर हमारे पास मेटेलॉइड होते हैं। मेटल्स का मतलब यानी कि जो इलेक्ट्रिसिटी और हीट के क्या है, कंडक्ट कर सकते हैं। नॉन मेटल का मतलब जो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करेंगे, और मेटेलॉइड्स का मतलब या जिसे हम सेमी कंडक्टर भी बोल देते हैं। सेमी का मतलब क्या हुआ, यहाँ पे हाफ। कंडक्टर का मतलब जो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर रहा है, लेकिन कितनी, कहता हाफ। इसका मतलब उसके अंदर ऐसी प्रॉपर्टी है कि वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते, या हम ये कहें कि कम अमाउंट में करेंगे, सेमी कंडक्टर।
तो कहता यहाँ पे हमारे पास कुछ सेमीकंडक्टर होते हैं जो क्या होंगे अब वो भी पता होना चाहिए, सेमीकंडक्टर कौन कौन से है। तो सबसे पहले मेरे पास आता है यहाँ पे बोरोन। तो बोरोन कहाँ पे आता है, अगर आपको ने 11th में चैप्टर नंबर 3 या यूनिट नंबर 3 जिसका नाम है क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट एंड पीरियोडिसिटी, अगर वो पढ़ा है तो इसका मतलब आपको पता होगा बोरोन कहाँ पे आएगा। अब हम स्टार्ट करते हैं हमारी पीरियोडिक टेबल। सबसे पहले हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन। तो इसका मतलब जिस एलिमेंट का एटॉमिक नंबर क्या होगा 5, तो वो मेरे पास क्या है बोरोन। ऐसे ही आपके पास क्या होगा एल्यूमिनियम, ऐसे ही आपके पास क्या होगा सिलिकॉन। तो कहता इन सब को हम किस तरह यूज कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं एज ए कैटालिस्ट। कौन कौन से होंगे सेमीकंडक्टर जो बोरोन से, सिलिकॉन से, एल्यूमिनियम से मिलके बने हुए होंगे, उनको हम बोल देंगे सेमीकंडक्टर कैटालिस्ट। ठीक है, अब हम बात करते हैं लिक्विड की या फिर जो आपकी गैसीय स्टेट के अंदर हमारे पास प्रेजेंट होते हैं। कहता जो लिक्विड या गैसीय स्टेट में होंगे सबसे पहले उनकी जो खास बात है वो ये है कि आप कैटालिस्ट जब किसी भी रिएक्शन के अंदर डालोगे तो वो कैटालिस्ट आपका प्योर फॉर्म के अंदर होना चाहिए। प्योर फॉर्म से मतलब है उसके साथ कोई भी इम्प्योरिटी नहीं होनी चाहिए। ठीक है, सो लिक्विड और गैसेस के अंदर इसने बताया कि एलिमेंट्स विच आर इन द प्योर फॉर्म यूज्ड एज कैटालिस्ट। जो आपके कुछ सब्सटेंस, कुछ एलिमेंट जो प्योर फॉर्म के अंदर अवेलेबल होते हैं उनको हम क्या कह देंगे लिक्विड या फिर गैसियस कैटालिस्ट। ये काफ़ी कम यूज किए जाते हैं क्योंकि प्योर में आपको पता है हम क्या कर रहे हैं, नेचर की अबंडेंस हम लोग देख रहे हैं, हर एलिमेंट की अलग अलग अमाउंट में वो प्रेजेंट है। फिर हम क्या करेंगे, पहली तो बात वो हमें और मिलेगा, और में से हम मेटल को डिफरेंट टाइप की उसके ऊपर प्रोसेस लगा के, चाहे हम उसके ऊपर रिफाइनिंग की प्रोसेस लगाएं, इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग करें या उसको फिल्टर करें या फिर उसको क्या करें, जितनी भी हमारे पास आइसोलेशन एलिमेंट्स की प्रोसेस है, यानी कि हम उसको क्या कर सकते हैं आइसोलेट कर सकते हैं उसके ओर में से। ठीक है, आप लोगों ने 11th और 10th में काफ़ी प्रोसेस पढ़ी है ऐसे। तो कहता है लिक्विड और गैसियस को आप जो चीज़ आपके पास प्योर होगी प्योर फॉर्म में आपको यूज करोगे एज ए कैटालिस्ट की तरह। अब मैं बात करता हूं कि हमने कैटालिस्ट क्यों पढ़ा, कैटालिस्ट कहाँ काम करता है। कैटालिस्ट काम करता है किसी केमिकल रिएक्शन के ऊपर, किसी प्रोसेस के ऊपर। अब ये कैटालिस्ट जो हमने रिएक्शन के अंदर डाला ये क्या करेगा, एक प्रोसेस करेगा, उस प्रोसेस को हम नाम देंगे कैटालिसिस। क्या नाम देंगे उसे, कैटालिसिस। यानी कि वो प्रोसेस जो कंडक्ट करी, जो करी किसने, कैटालिस्ट ने। सो कैटालिसिस हमारे पास क्या है कि द प्रोसेस विच कैटालाइज बाय कैटालिस्ट, यानी कि वो प्रोसेस जो कैटालाइज कर रहा है, कैरी कर रहा है, कौन, एक कैटालिस्ट। तो चलिए अब एक एग्जांपल देखते हैं एक ऐसी रिएक्शन का जिसके अंदर कैटालिस्ट का क्या है इफेक्ट हमें देखने को मिलेगा। सो अब हम लोग देखेंगे इसका एक एग्जांपल, यानी कि कैटालिसिस प्रोसेस का, जहां पे कैटालिस्ट क्या करेगा, अपनी परफॉर्मेंस को प्ले करेगा। देखिए हम लोगों ने क्या लिया, सबसे पहले हमने लिया 2KClO3। 2KClO3 से क्या मतलब है, यानी कि पोटेशियम क्लोराइड, साथ में क्या है इसके ऑक्साइड, यानी कि KClO3 के हमने क्या ले लिया यहाँ पे 2 मोलिक्यूल, ये लिखा मैंने KClO3। अब ये KClO3 आपका क्या है, अगर मैं इनडायरेक्ट वे में कहूँ तो ये आपका रिएक्टेंट है। ठीक है, इस रिएक्टेंट को मैंने टेम्परेचर दिया 653 से लेके 873 केल्विन टेम्परेचर। कितनी रेंज दी मैंने इसको टेम्परेचर की, 653 से 873 केल्विन की ये हमने इसको टेम्परेचर की रेंज दे दी। अब कहता इस टेम्परेचर के ऊपर ये जो हमारा रिएक्टेंट था यानी कि KClO3 ये क्या हो जाएगा, ब्रेकडाउन हो जाएगा, डीकम्पोज हो जाएगा किसके अंदर, 2KCl साथ में 3O2 के अंदर। यानी कि वो ब्रेकडाउन होके हमें क्या दे देगा, 2 मोलिक्यूल पोटेशियम क्लोराइड के और 3 मोलिक्यूल ऑक्सीजन के। ये प्रोसेस कब हुई आपकी, जब आपने टेम्परेचर लिया था 653 और 873 केल्विन टेम्परेचर, सिर्फ हमने ये कंडीशन दी थी फर्स्ट टाइम। फिर हमने क्या किया, सेकंड टाइम में हमने दोबारा से यही रिएक्शन करवाई, यानी कि हमने दोबारा से क्या लिया 2KClO3। इस बार हमने क्या किया, ये वाला टेम्परेचर हम यहाँ पे नहीं लेंगे, इस बार हम लोग यहाँ पे टेम्परेचर लेंगे 473 से 633 केल्विन। ठीक है, और अब मैं इसके अंदर रिएक्टेंट यानी कि आपका रिएक्टेंट के अंदर क्या डाल रहा हूं, कैटालिस्ट। तो ये जो आपका MgO2 है यानी कि ये अब किसकी तरह एक्ट करेगा,
कैटालिस्ट की तरह एक्ट करेगा। आपने रिएक्टेंट सेम लिया है KClO3, हमने टेम्परेचर डाला 473 से 633 केल्विन। मैंने यहाँ पे कैटालिस्ट डाला MgO2 यानी कि मैग्नीशियम डाइऑक्साइड। तो कहता कैटालिस्ट डालने का पहला इफेक्ट तो आप लोग देख रहे होंगे यहाँ पे। पहले हमने टेम्परेचर कितना लिखा हुआ था 633 से 873 केल्विन तक, लेकिन अब वो टेम्परेचर घट के कहाँ पे आ चुका है 473। हमने यहाँ पे टेम्परेचर कम देने की जरूरत क्यों पड़ी? क्योंकि इस रिएक्शन के अंदर हमने कैटालिस्ट डाला हुआ है, जो क्या करेगा, रिएक्शन की जो स्पीड है, जो काम वहां पे टेम्परेचर कर रहा था वो काम अब यहाँ पे क्या कर देगा, कैटालिस्ट रिएक्शन की स्पीड को इंक्रीज कर देगा। जैसे ही स्पीड इंक्रीज हुई, जो हमारा प्रोडक्ट बनना है, प्रोडक्ट तो आपका क्या रहेगा, सेम, यानी कि 2KCl प्लस के 3O2। तो कहता है ये आपका क्या बन जाएगा, यहाँ पे प्रोडक्ट की फॉर्मेशन हो जाएगी। अब एक चीज नोट कीजिए, उस रिएक्शन में जब हमारे पास टेम्परेचर था 633 से 873 केल्विन, तब भी आपके पास यही प्रोडक्ट आए थे। अब हमने 473 से 633 केल्विन साथ में MgO2 एक्टिंग करवाया एज ए कैटालिस्ट, तब भी आपका प्रोडक्ट यही आया। लेकिन डिफरेंस क्या रहा, कहता टेम्परेचर का। देखिए जितना ज़्यादा हमें किसी चीज़ का हाई टेम्परेचर करना पड़ेगा, उतना क्या होगा, उस चीज़ की एक्सपेंसिव है, जो खर्चा है वो ज़्यादा होगा। लेकिन अगर हम कुछ ऐसा डाल दें उसके अंदर कि वो रिएक्शन आपकी जल्दी हो जाए, तो कहता प्रोडक्ट तो सेम रह रहे हैं। हमें तो किससे मतलब होता है, हमारे प्रोडक्ट से। प्रोडक्ट हमारा सेम है तो इसका मतलब सही है भाई। अगर कैटालिस्ट डालने से हमारा काम चल रहा है तो ये हमारा बेटर है। सो यानी कि यहाँ पे कैटालिस्ट ने अपना रोल प्ले कर दिया। और सबसे अच्छी बात, ये रिएक्शन यहाँ पे प्रोडक्ट इसने बनाई। हमने अब एक पॉइंट यहाँ पे लिखा हुआ है जो अभी डिस्कस करेंगे हम। यहाँ पे हमने लिखा स्पेशली कि कैटालिस्ट रिमेन सेम इन द एंड ऑफ अ रिएक्शन। ये जो कैटालिस्ट है, कहता रिएक्शन के एंड में आपका क्या रहेगा, सेम रहेगा। सेम रहने का मतलब जब हमने ये रिएक्टेंट के साथ MgO2 डाला था, जैसे ही ये हमें प्रोडक्ट देगा तो लास्ट में आपका MgO2 सेम एज इट इज कहता निकल जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ, कैटालिस्ट के ऊपर तो कोई इफेक्ट ही नहीं पड़ा। ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ रिएक्शन उसने अपना काम किया, इन द एंड ऑफ रिएक्शन वो सेम रहा, जो स्टेट थी, जो उसकी क्वांटिटी थी, एंड वो बाहर निकल गया। ये थी हमारी कैटालिस्ट की एक रिएक्शन। अब इसने यहाँ पे देखिए क्या लिखा कि MgO2 एडिड, यानी कि इस रिएक्शन के अंदर हमने इसको एज अ कैटालिस्ट की तरह ऐड किया एंड रिएक्शन एट द लो टेम्परेचर। और ये जो रिएक्शन थी आपकी, ये अब लो टेम्परेचर के ऊपर होगी। कितने पे, 473 से 633 केल्विन टेम्परेचर के ऊपर। अब बात करते हैं, कोई हमसे ये पूछ लेता है कि आप इस को कैटालिस्ट बोल रहे हो, जो सब्सटेंस आपने, जो केमिकल फॉर्मूला, जो एलिमेंट, जो सब्सटेंस आपने यहाँ पे डाला, कहता ये जो कैटालिस्ट है ये कहाँ से आया, किसने दिया, क्यों। देखिए सबसे पहले था क्या, जब हमारे पास कैटालिस्ट भी नहीं था, काफ़ी सारे एक्सपेरिमेंट हुए। काफ़ी सारे एक्सपेरिमेंट होने के बाद सबने देखा कि कोई तो चीज़ है जो रिएक्शन को स्पीड इंक्रीज कर रही है, जो रिएक्शन को फास्ट कर रही है। तो डिफरेंट एक्सपेरिमेंट चलते रहे। कोई पहले उसको सब्सटेंस बोलने लगा कि ये तो कोई सब्सटेंस है, किसी ने उसका नाम रख दिया कि ये तो फॉरिजन सब्सटेंस है, कि जो बाहर से आया, फॉरेनर सब्सटेंस, ऐसे बोल लीजिए। ऐसे चलते हम पहुंच गए ऑलमोस्ट 1835 पे। 1835 पे पहुंचे तो उस दौरान हमारे पास एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था बार्जेलियस। अब बार्जेलियस ने क्या किया, बार्जेलियस ने भी ऐसे ही डिफरेंट टाइप की रिएक्शन करी और उसने क्या देखा, उनके ऊपर इफेक्ट देखा। जब उसने उस चीज़ का इफेक्ट देखा कि ये जो सब्सटेंस है रिएक्शन को स्पीड अप कर रहा है, तो उसने कहा कि द इफेक्ट ऑफ द वेरियस फॉरिजन सब्सटेंस वाज फर्स्ट मेड बाय बार्जेलियस। उसने सबसे पहले देखा कि ऐसा कोई सब्सटेंस है जो ऐसी चीज़ कर रहा है, जो रिएक्शन को फास्ट कर रहा है। तो उस सब्सटेंस को उसने नाम दे दिया कि अब हम इस सब्सटेंस को क्या कहेंगे, आज से कैटालिस्ट कहेंगे। और सबसे पहले किसने, बार्जेलियस ने। कब, 1835 के अंदर। तो इस वजह से इसका नाम क्या पड़ा था, कैटालिस्ट हुआ था। अदरवाइज इसको सबसे पहले तो फॉरेनर सब्सटेंस, फॉरिजन सब्सटेंस ही बोला जाता था। ये थी हमारी कैटालिस्ट की एक छोटी सी स्टोरी। अब ऐसा नहीं है कि कैटालिस्ट का जो टॉपिक है आपका वो यहीं पे फिनिश हो जाएगा। कैटालिस्ट अभी स्टार्ट हुआ है, अभी इसके टाइप्स आएंगे। अभी एक हमने रिएक्शन देख ली, अब हमारे पास इसके बाद आते हैं प्रोमोटर और पॉइजन्स। प्रोमोटर और पॉइजन्स एक्चुअली क्या होते हैं, वो कैटालिस्ट का एक पार्ट है। प्रोमोटर आपका कोई भी एक ऐसा केमिकल सब्सटेंस होता है जो
कैटालिस्ट की केमिकल एक्टिविटी को इंक्रीज कर देता है, और जो पॉइजन होगा वो उसका अपोजिट, यानी कि वो सब्सटेंस जो आपके केमिकल जो रिएक्शन है, जो केमिकल जो कैटालिस्ट है, इसकी एक्टिविटी को डिक्रीज कर देगा। और अगर इसकी एक्टिविटी डिक्रीज हो गई, इट मीन्स क्या होगा कि आपका कैटालिस्ट अब आपकी रिएक्शन को स्पीड अप नहीं करेगा तो इट मीन्स वो रिएक्शन सेम एज इट इज पहले की तरह ही चलेगी। तो इसका मतलब कैटालिस्ट का कोई इफेक्ट नहीं हुआ, कैटालिस्ट का इफेक्ट था लेकिन वो नेग्लेक्ट कर दिया उस पॉइजन ने। सेम एज इट इज काम करेगा यहाँ पे प्रमोटर आएगा, कैटालिस्ट की एक्टिविटी को और ज़्यादा इंक्रीज कर देगा एंड रिएक्शंस क्या हो जाएगी, फास्ट। तो ये होते हैं प्रमोटर और पॉइजन। अभी आप लोग इसको देखिए, अभी नेक्स्ट हम यही टॉपिक डिस्कस करेंगे। सो नेक्स्ट हमारे पास है प्रमोटर्स एंड पॉइजन। जैसा कि हमने अभी बताया था कि प्रमोटर्स क्या होते हैं कि जो कैटालिस्ट की केमिकल एक्टिविटी को इंक्रीज कर देते हैं, और पॉइजन्स क्या होते हैं जो कैटालिस्ट की केमिकल एक्टिविटी को डिक्रीज कर देते हैं। देखिए एक बार फिर भी कि प्रमोटर्स एंड पॉइजन जो कि हमारा कैटालिस्ट के अंदर आएगा। प्रमोटर्स है आपका कोई भी सब्सटेंस जो एनहांस कर देगा एक्टिविटी ऑफ ए कैटालिस्ट। एनहांस का मतलब उसको इंक्रीज कर देगा, इफेक्ट करेगा उसको। पॉइजन्स क्या है, कहता है जो डिक्रीज कर देगा उसकी केमिकल एक्टिविटी को, यानी कि जो हमने कहा था वो क्या थे, प्रमोटर्स एंड पॉइजन्स। अब प्रमोटर्स हमें देखना है किस तरीके से किसी रिएक्शन के ऊपर इफेक्ट डाल रहा है। सबसे पहले हम लोग एक एग्जांपल कंसीडर करते हैं। हमारे पास है हैबर प्रोसेस। हैबर प्रोसेस के अंदर आप लोग 11th में भी 10th में ही पढ़ के आए हो। हैबर प्रोसेस के अंदर हम लोग क्या करते हैं, अमोनिया की फॉर्मेशन करते हैं। अमोनिया क्या होता है आपका, NH3। अमोनिया की फॉर्मेशन करनी है हमें हैबर प्रोसेस के अंदर, तो हम क्या लेके चलेंगे, सबसे पहले हमें लेना होता है वहाँ पे नाइट्रोजन, यानी कि N2। किस फॉर्म में लेंगे, गैसियस फॉर्म में लेंगे। इसके साथ हमारे पास क्या है यहाँ पे H2 यानी कि हाइड्रोजन, ये भी किस फॉर्म में होगा, गैसियस फॉर्म में। तो हमने N2 लिया प्लस 3H2 यानी कि 3 मॉलिक्यूल किसके लिए, हाइड्रोजन के। इनको हमने ट्रीट करवाया एक कैटालिस्ट के साथ, और वहां पे हमने कैटालिस्ट को यूज किया Fe यानी कि आयरन। अब आयरन किस फॉर्म में लिया है, लेकिन हमने सॉलिड फॉर्म में। अगर ये रिएक्शन ऐसे हो कि N2 प्लस 3H2 Fe की प्रेजेंस में, यानी कि Fe एक्टिंग एज ए कैटालिस्ट, आप लोग लिख भी सकते हो कि जो Fe है यहाँ पे वो आपका कैटालिस्ट की तरह एक्ट कर रहा है। ठीक है, अब हमने यहाँ पे लिखा है MO। MO का मतलब क्या है, यानी कि मोलिब्डेनम। ये आपका मोलिब्डेनम है। सो कहता ये क्यों डाला हमने कैटालिस्ट, तो हम ऑलरेडी यहाँ पे डाल चुके हैं जो कि Fe सॉलिड फॉर्म में। यहाँ पे ये जो मोलिब्डेनम है ये आपका एक्ट करता है एज ए प्रोमोटर, यानी कि ये क्या करेगा, इसकी एक्टिविटी को इंक्रीज करेगा। जैसे ही Fe की एक्टिविटी इंक्रीज होगी, ये हमारी केमिकल रिएक्शन की जो स्पीड है उसको अप कर देगा, स्पीड अप करेगा रिएक्शन को, और हमारे पास फाइनल प्रोडक्ट की क्या हो जाएगी, फॉर्मेशन। फाइनल प्रोडक्ट क्या था हमारा, अमोनिया, यानी कि NH3। अब आप लोग जब इसको बैलेंस करोगे तो यहाँ पे 3 दूना 6 हाइड्रोजन है, तो यानी कि 2 तिया 6 हाइड्रोजन, 1 2 N यानी कि N2। तो यानी कि हमारे N भी बैलेंस है, H भी बैलेंस है। फाइनल प्रोडक्ट हमारा NH3 को कहेंगे क्या, अगर कोई पूछे तो दैट इज अमोनिया। तो अमोनिया का फॉर्मूला हो गया NH3। बना कहाँ से, N2 प्लस 3H2 से। ये दोनों हमारे क्या थे, ये थे हमारे रिएक्टेंट। इनको हमने ट्रीट करवाया हमारे कैटालिस्ट के साथ, दैट इज Fe, जो कि सोल्ड फॉर्म में था, और वहां पे हमने प्रोमोटर डाला जो केमिकल एक्टिविटी को इंक्रीज कर रहा था कैटालिस्ट की, और उसने हमें फाइनल प्रोडक्ट दिया। अब हम बात करते हैं पॉइजन्स की। ऐसे ही जब हमने मोलिब्डेनम को एक्ट करवाया पॉली इसकी तरह, प्रोमोटर की तरह, तो अब हम क्या करेंगे, अब हम एक पॉइजन का एग्जांपल देखेंगे। पॉइजन क्या था, सबसे पहले तो कि वो केमिकल वो कैटालिस्ट की एक्टिविटी को जो डिक्रीज कर रहा था। सो इसका एग्जांपल हम लोग देखते हैं एक रिएक्शन के अंदर। लाइक इसने लिखा है कि हाइड्रोजिनेशन ऑफ ए एल्काइन टू एल्कीन, यानी कि हमें क्या करनी है, हाइड्रोजिनेशन करनी है। किसकी, एल्काइन की। एल्काइन से क्या मतलब होता है, यानी कि जहाँ पे हमारे पास 3 बॉन्ड प्रेजेंट हो। वाइन, आइन का मतलब यहाँ पे 3 बॉन्ड होंगे,
एल्काइन। तो कहता है जहाँ पे हमारे पास 3 बॉन्ड प्रेजेंट है उसको हमने क्या करना है, हाइड्रोजनेशन। हाइड्रोजनेशन रिएक्शन कौन सी होती है, जिनके अंदर हम हाइड्रोजन की एडिशन करते हैं। तो इस रिएक्शन में हमें हाइड्रोजन की एडिशन करनी है और ये जो ट्रिपल बॉन्ड था इसको हम कन्वर्ट करेंगे किसके अंदर, टू एल्कीन, यानी कि हमें इसको क्या बना देना है, डबल बॉन्ड बनाना है। कैसे करेंगे, हाइड्रोजन को ऐड कर देंगे और ट्रिपल बॉन्ड को वहां से रिमूव कर देंगे। तो यहाँ पे सिर्फ डबल बॉन्ड बचेगा और साथ में अब क्या जाएंगे, हाइड्रोजन। हाइड्रोजन ऐसे वो चलते रहेंगे जैसे इसको बैलेंस करना है, यानी कि H2 साफ करके लिख लीजिए थोड़ा सा, CH2 और CH2, ये हमारी एल्कीन बन गई। बनी किससे, कहता एल्काइन से। अब इस रिएक्शन के अंदर पैलाडियम, अब पैलाडियम क्या है ये भी नहीं पता होगा। पैलाडियम का मतलब है हमारे पास PD जिसका सिंबल है और जिसका एटॉमिक नंबर है 46। कितना एटॉमिक नंबर है, 46। तो ये क्या हो गया मेरे पास, पैलाडियम। कहता पैलाडियम इज पॉइजन्ड विद द बैरियम सल्फेट। किसके साथ, कहता है इसको पॉइजन कर रखा है बैरियम सल्फेट के साथ। अब ये बैरियम सल्फेट क्या है, इट मीन्स BaSO4, यानी कि आपका जो PD है वो किसके अंदर पॉइजन किया हुआ है, बैरियम सल्फेट के साथ, इन क्विनोलिन सॉल्यूशन। इसके अंदर क्विनोलिन सॉल्यूशन के अंदर। अब ये क्विनोलिन क्या है, बहुतों को इसका भी नहीं पता होगा। तो क्विनोलिन देखिए फॉर्मूला आपका, क्विनोलिन है आपका, ये नाइट्रोजन है, इसके साथ ये एक बॉन्ड, इसके साथ ये एक बॉन्ड यहाँ पे, एक बॉन्ड यहाँ पे और एक बॉन्ड यहाँ पे। इसको थोड़ा सा छोटा कर दीजिए ताकि समझने में आसानी हो। ठीक है, तो ये आपका क्या हो गया, ये आपका हो गया क्विनोलिन। अब इसने कहा क्या इस रिएक्शन के अंदर कि हमें पैलाडियम को पॉइजन करवाना है विद बैरियम सल्फेट सॉल्यूशन के साथ। किसके अंदर, कहता क्विनोलिन सॉल्यूशन के अंदर। अब ये जो रिएक्शन है स्टॉप्ड एट एल्कीन लेवल, ये कहता कहाँ पे रुक जाएगी आपकी, एल्कीन के लेवल पे। कैटालिस्ट इज कॉल्ड लिंडलर कैटालिस्ट, और इस कैटालिस्ट जो हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं पॉइजन की रिएक्शन में, कहता इसको हम क्या नाम देंगे, लिंडलर कैटालिस्ट। अब हम बात करें, इसने क्या कहा कि इसने इस रिएक्शन को एल्कीन के ऊपर स्टॉप करवा दिया। अगर ये रिएक्शन आपकी कॉन्टिन्यूटी में चलती रहती तो ये आपका एल्कीन से अब कन्वर्ट हो चुका होता एल्केन के अंदर। और एल्केन क्या है, यानी कि अब इसमें जो डबल बॉन्ड था अब वो कन्वर्ट हो चुका होगा सिंगल बॉन्ड के अंदर, और हमारे पास CH2 की बजाय क्या बन गया होगा, CH3। तो ये थे हमारे प्रोमोटर्स और पॉइजन जो केमिकल एक्टिविटी ऑफ कैटालिस्ट को इंक्रीज या डिक्रीज कर रहे थे। देखिए फटाफट, प्रोमोटर जो इंक्रीज करते हैं, पॉइजन्स जो डिक्रीज करते हैं। हैबर प्रोसेस का एग्जांपल देंगे प्रोमोटर के अंदर, जहां पे NH3 हमारा प्रोडक्ट आता है N2+3H2 के साथ, दोनों हम गैसेस फॉर्म में यूज करते हैं। वहां पे हम लोग कैटालिस्ट को यूज करते हैं एज आयरन सॉलिड फॉर्म में, और मोलिब्डेनम को हम डालते हैं किसकी फॉर्म में, कहता प्रोमोटर की फॉर्म में, और वो हमें क्या दे देगा, फाइनल प्रोडक्ट। मोलिब्डेनम भी हमारा सॉलिड स्टेट के अंदर होगा। इसके बाद हमने बात की पॉइजन्स की रिएक्शन की, जहां पे हाइड्रोजनेशन करनी होती है एल्काइन टू एल्कीन। आप रिएक्शन को तब आगे लेके जाओगे जब आपको वो बोल दे, अदरवाइज ये जो रिएक्शन होती है जहाँ पे हम पैलाडियम को एक्ट करवाते हैं एज अ पॉइजन और बैरियम सल्फेट के सोल्यूशन इन द विद क्विनोलिन। क्विनोलिन भी हमने डाला हुआ है, बैरियम सल्फेट भी डाला हुआ है, पैलाडियम भी डाला हुआ है। तो कहता है ये रिएक्शन इनकी वजह से क्या हो जाएगी, स्टॉप हो जाएगी। और इसका मतलब स्टॉप हो गई उसने एल्कीन के ऊपर। ये तो हमने एल्कीन बना दिया था इसको, तो ये आप एल्कीन ही रखो इसको। तो कहता है एल्कीन के ऊपर अगर आपकी ये क्या हो गई, स्टॉप हो गई, तो इट मीन्स पॉइजन्स ने इस रिएक्शन का अपना जो काम था, जो रोल प्ले करना था इस रिएक्शन के अंदर, वो कर दिया है। सो ये आपका कैटालिस्ट का ऑलमोस्ट टॉपिक कवर हो जाता है। इसके बाद हम लोग अब डिस्कस करेंगे कैटालिसिस की प्रोसेस के बारे में। हमने अभी देखा कैटालिसिस क्या थी, यानी कि कोई भी वो केमिकल रिएक्शन जो कैटालाइज हो रही थी किसी कैटालिस्ट के थ्रू।
अब वो कैटालिसिस कितनी प्रोसेस की होगी, कितने टाइप्स की होगी, कितने उसके ग्रुप्स होंगे, उनके बारे में हमें कंप्लीट डिटेल के अंदर स्टडी करनी है। मैं आपको जस्ट यहाँ पे इंट्रो दे रहा हूँ कि जो कैटालिसिस होती है वो हमारे पास दो टाइप की होती है। एक होती है होमोजीनियस कैटालिसिस और दूसरी होती है हेट्रोजीनियस कैटालिसिस। अब होमो के नाम से ही आपको कंफर्म हो रहा है होमोजीनियस कैटालिसिस कौन सी होगी, जिसके अंदर आपका जो रिएक्टेंट है और आपका जो कैटालिस्ट है दोनों अगर सेम फेज के अंदर हो और प्रोडक्ट भी आपका फिर किस में आ जाएगा कहता, तो वो होगी आपकी होमोजीनियस कैटालिसिस। फेज चाहे तीनों का कोई सा भी हो बट सेम। ऐसे आपका हेट्रोजीनियस के अंदर होगा, वहाँ पे फेज आपका डिफरेंट हो जाएगा रिएक्टेंट और कैटालिस्ट का, तो वो रिएक्शंस आपकी काउंट होगी किसके अंदर, हेट्रोजीनियस कैटालिसिस के अंदर। अब हम लोग एग्जांपल के साथ इनको डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक आप लोग इसको देखिए कैटालिस्ट को, कैटालिसिस को, पॉइजन्स को और प्रोमोटर को।